अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छी सेहत में हैं और आपके बहुत अच्छे दिन भी गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका हुआ है एंड जिस टाइम पे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस टाइम पे 2 से 3 रोज़े गुजर भी चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये रोज़े पिछले रोज़ों के मुकाबले में डिफरेंट लग रहे हैं, स्पेसिफिकली मौसम की वजह से। तो मेरे तो अभी तक रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है एंड स्पेशली जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आई डोंट नो ये कब अपलोड होगी या किस टाइम पे लगेगी, बट इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा है और अभी तक रमज़ान के रोज़े बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत कन्वीनियंट गुजर रहे हैं और उनका पता भी नहीं चल रहा कि वो कैसे गुजर रहे हैं। तो आई वुड लव टू नो कि आप सबके रोज़े किस तरह गुजर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है और आपके रोज़े किस तरह से गुजर रहे हैं। तो आज एज़ मैंने पहले ही बोला कि रमज़ान स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो हम लोग अब फ़ोकस करेंगे थोड़ा बहुत रमज़ान के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा महीना अब रमज़ान की हालत में ही गुज़ारना है, रोज़े की हालत में गुज़ारना है। तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ में एक अच्छी ग़िज़ा का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से वो हमारे रमज़ान को बेहतर बना सकती है। तो अब इस वीडियो में हमने उसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रमज़ान हमें किस तरीके से चेंज करता है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही है जो मैंने नोटिस किया है कि रमज़ान का चाँद नज़र आने की देर होती है एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। मुझे लगता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस है। मतलब हम लोग बैठे हुए होते हैं, वी नो दैट रमज़ान आने लगा है, चाँद भी नज़र आने वाला है, बट जैसे ही चाँद नज़र आता है एक इंस्टेंट शिफ्ट होता है सब चीज़ों के अंदर। हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, सब लोग सहरी की तैयारियों में लग जाते हैं, बाज़ारों की तरफ चले जाते हैं अपने दही वगैरह लेने लस्सियों के लिए, क्योंकि लस्सी के बगैर तो वैसे ही हम पाकिस्तानियों का कोई गुजारा नहीं है, सहरी में ख़ास तौर पे। और वो बहुत अच्छी चीज़ भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे वीडियो में जाके कि सहरी में लस्सी क्यों बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू चाय। तो सारी तैयारियां फ़ौरन से स्टार्ट हो जाती हैं एंड बहुत ज़्यादा एक हलचल सी मच जाती है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इन अ पॉजिटिव मैनर हलचल मचती है। तो रमज़ान इंस्टेंटली आके आपका मूड चेंज कर देता है। तो उसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हैं जो रमज़ान हमारी बॉडी के ऊपर भी लेकर आता है। मतलब फास्टिंग के ऊपर बहुत सी रिसर्चेज़ हो चुकी हुई हैं, जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना है, जो कि इवन अराउंड इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ हो रहा है कि उसके हमारे बॉडी के ऊपर क्या-क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। रमज़ान भी एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है, लेकिन उसके अंदर ये डिफ़रेंस होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम लोगों को पानी वगैरह पीना अलाउड होता है हमारी फास्टिंग विंडोज़ के अंदर, लेकिन रमज़ान में हमें वो भी अलाउड नहीं होता। तो इसलिए रमज़ान में एक चीज़ तो हाइड्रेशन स्टेटस है जिसका हमें थोड़ा-सा ख़्याल रखना पड़ता है, लेकिन वही बात अगर हम लोगों का अपनी डाइट के ऊपर फ़ोकस है, तो हम एब्सोल्यूटली उसका ख़्याल रख सकते हैं और उसमें कोई इतना बड़ा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लोगों ने कैसे अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करना है। हम लोगों को जो भी इश्यूज़ देखने पड़ते हैं वो हमारी अपनी कमी-पेशियों की वज़ह से ही देखने पड़ रहे होते हैं, तो आज हम उस पे बात ज़रूर करेंगे। दूसरा ये कि बहुत इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलते हैं कि क्या हम लोग सहरी में पराठे खा सकते हैं, नान खा सकते हैं, ये वो। तो उस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ आगे जाकर कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, और आई होप कि आप लोगों को वो बात बहुत अच्छी भी लगेगी क्योंकि वो भी एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो वो भी हम उस पे भी आराम से आएँगे, पर अभी हम लोगों ने जैसे कि थोड़ा-सा रमज़ान पे बात करनी है कि रमज़ान किस तरीके से हम लोगों की बॉडी को जो है वो बेनिफिट्स पहुँचाता है और क्या-क्या किस-किस तरह के लोग हैं जो उससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। बात की कि हमने देखते हैं कि जी क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो अनगिनत बेनिफिट्स हैं कि मतलब अगर हम उनकी लिस्ट खोल के बैठ जाएँगे तो ये वीडियो जाएगी कोई 30 मिनट के ऊपर या उससे भी कहीं ऊपर चली जाएगी और फिर आप सब बोर हो जाएँगे इस वीडियो से। तो इसलिए हम उनको थोड़ा-सा समराइज़्ड फॉर्म में ही मैं उन्हें बताने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो फास्टिंग से हमारी बॉडी पर आते हैं। सबसे पहले तो ये कि फास्टिंग हमारे हार्मोनल लेवल्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर देता है, ठीक है? जो कि बहुत से ऐसे लोग जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। उसके अलावा हमारे जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो कि बढ़े रहते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा होता है कि वो भी थोड़े से नॉर्मल रेंजेस के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों के जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं या जो एलडीएल वगैरह के लेवल्स हैं, जो कि हार्ट पेशेंट्स के केस में उनको ट्रैक में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो भी नीचे आ जाते हैं, बहुत हद तक नीचे आ जाते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर से स्ट्रेस रिमूव होता है, इन्फ्लेमेशन रिमूव होती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी इतनी देर तक फास्टिंग कंडीशन में होती है तो हमारी बॉडी के अंदर फिर बहुत से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए। तो बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नॉर्मल हालात में सिर्फ स्टोर पड़े रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनमें हमारे पास फैट्स भी हैं,
और हमारे पास ग्लूकोज भी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वो यूज़ अप ही नहीं हो रहे होते क्योंकि हम लोग इतना ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, इतनी फीस्टिंग कर रहे होते हैं कि मतलब वो पड़े ही रह जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड ही रहते हैं, उनको यूज़ अप ही नहीं किया जा रहा होता, बस जो नए आ रहे होते हैं वो मुँह के यूज़ अप चले जाते हैं। तो जब रमज़ान में हम फास्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, ना हम पानी पी रहे होते हैं, ना हम कुछ खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी फिर इन सब स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को ही यूज़ करके अपनी मेंटेनेंस करती है। तो इस वजह से बॉडी के अंदर एक बहुत ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होने लग जाता है, और जो बहुत से फैट्स भी स्टोर होते हैं वो भी यूज़ अप होने लग जाते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। फैट्स तो स्पेशली बहुत यूज़ होते हैं, इस पे तो रिसर्चेस भी हैं कि फैट्स जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं एनर्जी के लिए, क्योंकि ग्लूकोज जो एनर्जी हमें देता है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, बाकी सारी एनर्जी हमें फैट्स ही दे रहे होते हैं। वो कुछ घंटों बाद ग्लूकोज वाली गायब हो जाती है हमारी बॉडी से, तो फैट्स ही जो स्टोर्ड होते हैं वो हमें एनर्जी दे रहे होते हैं। तो इस वजह से रमज़ान की हमारी बॉडी के कॉम्पोजिशन पे, मतलब हमारी बॉडी के फैटनेस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये सिर्फ थोड़ी सी बातें नहीं, लाइक अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को देखते हैं तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं जिनके शुगर लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं, उन लोगों के लिए ये बात बहुत मुफीद है कि उनके वो थोड़े से लो हो जाते हैं। टाइप 1 वालों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाएँ, बहुत ज़्यादा लो ना हो जाएँ, लेकिन वो भी अगर एक प्रॉपर ग़िज़ा को फ़ॉलो करते हैं तो उनके भी जो है वो शुगर लेवल्स रमज़ान में मेंटेन रह सकते हैं और वो आराम से रोज़े रख सकते हैं, कुछ बगैर किसी स्पेसिफिक इशू के। मेरी अपनी ग्रैंड मदर रोज़े रखती हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ है एंड वो रोज़े रखती हैं, इंसुलिन भी लगाती हैं एंड आराम से रोज़े भी रखती हैं। तो ये बात होती है सिर्फ़ अपनी डाइट को मेंटेन करने की। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब ये सारे जो हमारे लिपिड प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाती है रमज़ान में। पर गलती हम कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम लोग फिर जब अफ्तारी होती है तो हम लोग जो खाते हैं, कि जो फ़ायदे हमें बेचारे उस रोज़े ने पहुँचाए होते हैं पिछले कुछ घंटों में, वो हम सारे 2 सेकंड के अंदर गायब कर देते हैं। इतना खाना हम खाते हैं जैसे कि हम 1 दिन से नहीं, पिछले कोई 1 साल से हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, और इस तरह से हम खाना खाते हैं, अपना पेट भी ख़राब कर लेते हैं, सारी डाइजेशन भी उल्टी-सीधी कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग बैठे हुए होते हैं कि सहरी के टाइम हमारे पेटों में दर्द हो रही है, हमसे खाया नहीं जा रहा, और फिर बस भूखे पेट सहरी करके तो रोज़ा रख लेते हैं। ये बहुत हमारी ख़राब प्रैक्टिसेज़ हैं जिन पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और करना भी चाहिए हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम। तो ये हमने बात कर ली रमज़ान के कुछ बेनिफिट्स की और किस तरीके से हम उन्हें ख़राब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इस्लाम के ऊपर, कि इस्लाम में रमज़ान का क्या मतलब है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो रमज़ान हम लोगों को सिखाता है सबसे ज़्यादा तो डिलिजेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। बहुत से ऐसे काम जो हम रमज़ान से पहले बहुत ही ज़ोर-शोर से कर रहे होते हैं, रमज़ान के आने की देर होती है, हम वो सब काम छोड़ देते हैं और हम उसके बगैर भी आराम से दिन गुज़ार लेते हैं। जबकि हमें पहले ऐसे लग रहा होता है कि इन कामों के बगैर हम नहीं रह सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन फिर हम लोग रमज़ान में आके बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो रमज़ान के बाद भी उन प्रैक्टिसेस को मेंटेन रखते हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन बस एक चीज़ में आके हम रमज़ान में भी जो है ना वो डिसेंसी नहीं दिखा सकते, और वो है खाना-पीना। मतलब हम रोज़े का पूरा दिन खुद को रोक के रख सकते हैं, लेकिन इफ्तारी में हम थोड़ा हाथ होला नहीं रख सकते। उस टाइम पे पता नहीं क्यों हमें कुछ ऐसा जिन आ जाता है, या हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बेचारी उस उन कुछ घंटों में वीक हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा खाना है उसको रिप्लेनिश करने के लिए। जबकि अगर हम सुन्नत में भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी किस चीज़ से करते थे। सिर्फ़ एक खजूर होती थी, 1 या 2 खजूरें होती थी, पानी होता था एंड कैमल्स मिल्क होता था यूजुअली। और आप इसमें ही देखें कि कितनी ज़्यादा वो प्रोफेसी और हिकमत है कि मतलब कैमल्स मिल्क की हम अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उसे नॉर्मल मिल्क जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसके साथ कंपेयर करें, तो कैमल्स मिल्क में एंटीबॉडीज़ जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उसमें बहुत से ऐसे एलर्जी करवाने वाली चीज़ें जो कि नॉर्मल दूध में मिलती हैं, जिससे बहुत लोगों को एलर्जीज़ भी होती हैं, वो भी नहीं होती। तो मतलब वो सिर्फ़ 2-4 चंद चीज़ें खाते थे, लेकिन वो इतनी अच्छी न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें होती थी कि उनको उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और हम इतना कुछ खाते रहते हैं, और फिर भी हम लोगों को सारी रात सर दर्द हो रहा होता है, वीकनेस हो रही होती है और पेट में भी दर्द हो रहा होता है। तो हम कहीं तो गलत जा रहे हैं ना। तो इसी से साबित होता है कि हमारी डाइट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रमज़ान में, और हमें उस पे कितना ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि हम लोगों की डिशेज़ इस तरह की होती हैं, खाने इस तरह के हैं कि मतलब हम लोग कंपेल हो जाते हैं उनको खाने के लिए। जब वो हमारे सामने टेबल पे आ जाते हैं, तो जी हमसे रुका नहीं जाता। बहुत लोग ये भी बोलते हैं आके कि जी मेरे घर में बाकी सब जो हैं, वो पकोड़े समोसे खाते हैं, और जब मैं बैठती हूँ तो मेरे सामने जब वो चीज़ें होती हैं, तो फिर मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता।
तो इस चीज़ के लिए सबसे खुशखबरी की बात जो मैं आप सबको बताने वाली हूँ, जो मैंने शुरू में भी वीडियो में बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, कि जिस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जी हम इफ्तारी में पकोड़े खा लें, समोसे खा लें, या हम सहरी के अंदर पराठे खा लें, नान खा लें, उनको किस तरह टैकल करना है। सिंपल है, पोर्शन कंट्रोल। मैं इस पे ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुकी हुई हूँ, जो यहाँ हमारे न्यूट्रिशन कोच के चैनल पे मौजूद है। आप उसको भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, पोर्शन को मैनेज कर सकते हैं। तो रमज़ान में अगर देखा जाए ना, तो डाइट प्लान कोई ख़ास होता नहीं है जो आपने ऐसे फॉलो करना होता है। बीमारियों के केसेस में ऑब्वियसली होता है, अगर कुछ लोगों के रमज़ान के साथ कोई दूसरी बीमारी के कंडीशंस हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो फॉलो करना ही करना है, कोई ना कोई प्रॉपर गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप जैसे मेरे जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं, लेकिन सिर्फ हमारी कुछ आदतें ही गंदी मंदी हैं, तो उन लोगों के लिए तो पोर्शन कंट्रोल ही बेस्ट है। मुझे लगता है किसी डाइट प्लान की तो ज़रूरत ही नहीं होती है उन लोगों को। तो आप पोर्शन कंट्रोल करें, जहाँ आप 10 पकोड़े खा रहे हैं, आप 2 पकोड़े खा लें। जहाँ पर आप जो है वो पूरा इतना बड़ा-सा पराठा खा रहे हैं, आप थोड़ा आधा पराठा खा लें, या थोड़े छोटे साइज़ का पराठा बनवा के, या आधा ही चलें पराठा खा लें। तो मतलब अगर आप पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो आप आराम से रह लेंगे। मतलब अगर आप देखते हैं कि अगर हम आधा पराठा खाते हैं, या इवन कि आधा नान भी खाते हैं, तो वो इक्वल होता है एक बड़ी रोटी के। तो मतलब कि आपको ये पोर्शन सीखने की थोड़ी-सी बस ज़रूरत है कि क्या एक पोर्शन साइज़ है जो मेरे लिए ठीक है। हर चीज़ का अलग पोर्शन साइज़ होता है, जो आपको नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब एक आधा नान जो है वो आपको सेम कैलोरीज़ प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको एक बड़े साइज़ की रोटी प्रोवाइड करेगी, या इवन कि एक छोटे साइज़ की रोटी भी प्रोवाइड करेगी, कुछ नान आपको उतनी भी प्रोवाइड करेगी। तो मतलब सिर्फ यही चीज़ें सीखने से आप अपने पोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने आप को, अपनी ग़िज़ा को मैनेज कर सकते हैं। तो आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको पोर्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और बस ये कोशिश करनी है कि इफ्तारी और सहरी दोनों में आपने ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जो कि होलसम है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, फैट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप वो कम अमाउंट में भी चीज़ खा रहे होंगे ना, तो आपकी बॉडी बहुत हद तक रिप्लेनिश हो जाएगी। जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, वो आराम से रिप्लेनिश हो जाएँगे। आप लोगों के हार्मोनल लेवल्स भी ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होंगे। आपको जो है वो सर दर्द भी नहीं होगी, और वीकनेस भी नहीं होगी। आप ये बात नोटिस करना कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाना शुरू कर देंगे, आपको वीकनेस नहीं होती। जबकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करते हैं, उसके बाद आप लेट जाते हैं, आपको नींद भी आनी शुरू हो जाती है, आपके सर में भी दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हैं। अब कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट भी होता है कि अगर हम कम खाएँगे तो हम लोगों को वीकनेस होगी, जबकि ऐसा ज़्यादा खाने की वजह से हो रहा होता है, और काफ़ी बार उनमें वैसे ही कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि नॉर्मली भी हम देखते हैं कि आयरन की कमी भी हर ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे में पाकिस्तान में पाई जाती है, विटामिन डी की भी पाई जाती है, और भी पता नहीं किन-किन चीज़ों की, जिनका हमें आइडिया भी नहीं होता, और ना ही हमने कभी अपने टेस्ट करवाए होते हैं। तो अगर हम देखते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, अचानक से ही आप एक बहुत हेल्दी डाइट पे आना चाह रहे हैं, रमज़ान में बहुत लोग होते हैं जो रमज़ान के थ्रू अपनी डाइट को ठीक करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको चाहिए कि वो एक मल्टीविटामिन भी ले लें रोज़ का। बहुत से मल्टीविटामिन्स आपको मार्केट में मिलेंगे, तो आपने कौन-सा चूज़ करना है, वो अब आपकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके टेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। बहुत से लोग हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो अगर कोई ऐसे मल्टीविटामिन्स जो आपको एटलीस्ट 18 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे होते हैं। आपने उनके इंग्रीडिएंट्स में चेक करना है, अगर आयरन प्रेज़ेंट है, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। उसके अलावा विटामिन B12 की भी कमी से बहुत लोगों को वीकनेस हो रही होती है, क्योंकि वो भी एक तरह का हम लोगों को खून की कमी में उसका भी एक रोल प्ले हो रहा होता है। तो विटामिन B12 वाले सप्लीमेंट्स भी आप देख सकते हैं, आप फूड लेबल्स पे चेक करें, आयरन के सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, जिससे भी हम लोगों को वीकनेस में जो है वो कमी महसूस हो सकती है। उसमें एक कोएंजाइम Q10 नामी चीज़ होती है, वो भी आपको सप्लीमेंट्स में मिलेगी। उसके अलावा भी 2 से 3 इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये 3-4 कॉमन डेफिशिएंसीज़ लोगों के अंदर होती हैं, तो अगर वो इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करने लग जाएँ, तो उनको काफ़ी मदद मिलती है। उसके अलावा मल्टीविटामिन्स प्रिपरेशंस जो हम आजकल देखते हैं, उसमें बी विटामिन्स बहुत कुछ प्रेज़ेंट होता है, एंड वो सभी आपके एनर्जी लेवल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, जो जितने भी बी विटामिन्स हैं, क्योंकि वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में तब्दील कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को बस ज़रूरत है कि आप थोड़ा-सा उनके लेबल्स चेक करें कि उनमें क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, और अगर ये 3 से 4 चीज़ें लाज़मी तौर पे हैं, जो कि होती हैं मोस्टली मल्टीविटामिन में, तो आप वो कंज़्यूम कर सकते हैं रमज़ान के अंदर भी आराम से। और क्योंकि ये चीज़ें जो है ये काफ़ी सेफ़ लेवल्स में भी होती हैं, और आप लोगों को नुकसान भी नहीं पहुँचाती। अगर आप एक दफ़ा वो टैबलेट दिन में लेते हैं, तो आप इनको आराम से कंज़्यूम कर सकते हैं। तो आज हमने थोड़ी-सी डिटेल डिस्कशन की कि रमज़ान में हमारी क्या प्रैक्टिसेज़ हैं जो ख़राब हैं, और क्या एक अच्छी डाइट रोल प्ले कर सकती है रमज़ान के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये पूरा महीना हम रमज़ान पे ही बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको रमज़ान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।